अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं BHMS DHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और तैमूरी क्लिनिक हरीपुर हज़ार में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। इसके अलावा मैं ओलाडॉक और मरहम के ऊपर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। आज हम बात करेंगे स्थेनोस्पर्मिया के ऊपर, पोर स्पर्म मोटेलिटी के ऊपर। अच्छा, ये स्पर्म मोटेलिटी क्या होती है? हर किसी के जहन में ये सवाल आता है और मुझे दर्जनों सीमेन रिपोर्ट्स जो है रोज़ाना मिलती हैं। लोग इंटरप्रिटेशन के लिए रब्ता करते हैं। तो स्पर्म मोटेलिटी का मतलब है कि स्पर्म जो होते हैं ना, ये स्विम करते हुए, ट्रेवल करते हुए अंदर सर्विक्स में जाते हैं। विजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेल्पिन ट्यूब। ठीक है, तो इनका ट्रेवल होता है। अब स्पर्म जो है, अगर ये मोटाइल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो ये आगे कैसे जाएगा? तो स्पर्म को कंसीव करने के लिए मूवमेंट जो दरकार होती है, इसकी जो फंक्शन होता है मूव करने का, इसको अहल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए कि ये स्विम करता हुआ तेज़ी के साथ स्ट्रेट अपनी लाइन के अंदर ये सर्विक्स में ट्रेवल करता हुआ यूट्रस से होता हुआ ट्यूब में दाखिल हो जाए। अब होता यह है कि स्पर्म्स की मोटेलिटी जो होती है पूर होती है। आप सीमेन रिपोर्ट में देखते हैं कि उसमें लिखा होता है जी टोटल मोटेलिटी, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी, या लिखा होता है जी रैपिड लाइनर, स्लो लाइनर। ठीक है, तो ये या लिखा होता है ABC, यानी प्रोग्रेसिव स्पर्म्स, स्लो प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स। तो जो प्रोग्रेसिव मोटेलिटी होती है, जिनको हम रैपिड लाइनर भी कहते हैं या स्ट्रेट लाइनर भी कहते हैं, यानी वो स्पर्म्स जो तेज़ी के साथ स्विम करते हुए जाते हैं, इनको रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कहते हैं, रैपिड लाइनर कहते हैं। इनकी जो मिनिमम जो इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 32% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल स्पर्म मोटेलिटी होती है, वो आपकी बनती है मिनिमम 40% नॉर्मल होती है। यानी कि जो रैपिड लाइनर्स होते हैं वो, और स्लो लाइनर्स जो होते हैं वो, और नॉन लाइनर जो होते हैं वो मिलके ये टोटल स्पर्म मोटेलिटी बनती है। और उसके बाद जो चौथी वैल्यू आप देखते हैं उसमें इमोटाइल, यानी बिल्कुल मूवमेंट ना करने वाले डेड स्पर्म, इमोटाइल। वो एक ही जगह पे खड़े हैं, ना वो हरकत कर रहे हैं, बस नजर आ रहे हैं कि स्पर्म है। तो स्पर्म मोटेलिटी जो है, ये जैसे आपको बता दिया कि 90% केसेस जो होते हैं वो पुअर स्पर्म मोटेलिटी के होते हैं, और उसकी वजह जो होती है 90% केसेस में होती है वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि जो आपके टेस्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो रगें होती हैं खून लेके जाने वाली, ये स्वेल कर जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड जो होता है वो टेस्टिस के अंदर फ्लो करता है या फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से वो खून टेस्टिस के अंदर रहता है, ज़्यादा देर खड़ा रहता है। उसकी वजह से टेस्टिकल्स का टेम्परेचर जो होता है वो मुतासर हो जाता है। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री कम होता है, और ये इसलिए होता है कि जो सीमेन की जो प्रोडक्शन होती है टेस्टिस के अंदर, वो उसका एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे। स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी वो टेम्परेचर, वो ठंडक दरकार होती है, और स्पर्म्स को प्रोडक्शन के बाद स्टोर रखने के लिए भी एक मुनासिब टेम्परेचर दरकार होता है। अगर वो टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो स्पर्म प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों मुतासर हो जाती है। अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, और एपिडिडिमस टेस्टिस के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसके ऊपर जो उसके अंदर जो है स्पर्म स्टोर होते हैं। अब होता क्या है, कुछ लोगों को एपिडिडिमाइटिस हो जाता है, जहाँ पे जो स्टोर रूम है स्पर्म्स का, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों को जो प्रोस्टेट है उसके अंदर जो है वो उनको इन्फेक्शन हो जाती है। सेमिनल वेजिकल, जहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ पे प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनता है। ये 2 ग्लैंड ऐसे हैं जो कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाते हैं, जो आपके स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए, मोटाइल रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, उनको जिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो अगर आपके टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, प्रोस्टेट के अंदर, सेमिनल वेसिकल के अंदर, एपिडिडिमिस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो ये काज बनती है पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी की, या वेरिकोसील जो लीडिंग काज होती है। बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो वेरिकोसील के होते हैं। तो ये 2-3 मेजर काजेस हैं। तो स्पर्म मोर्टेलिटी का ट्रीटमेंट जो होता है, या वेरिकोसील की ट्रीटमेंट है, या एपिडिडिमाइटिस की ट्रीटमेंट है, या सेमिनल वेसिकल के अंदर इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट है, या प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है तो उसकी ट्रीटमेंट है, या यूरिथ्रा जो पेशाब की नाली है उसके अंदर यूटीआई है, उसके अंदर कोई जख्म है, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रीटमेंट दरकार होती है। अगर यूरिथ्रा के अंदर कोई जख्म है, पेशाब की नाली के अंदर कोई जख्म है, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है उसमें कुछ ना कुछ आरबीसीज भी आ रहे होते हैं। तो सीमेन की रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स नहीं होने चाहिए, आरबीसीज तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपसे सीमेन मोर्टेलिटी का आपके साथ जिक्र कर रहा था, मैं साथ आपके इसके इन्फेक्शन का भी जिक्र कर दिया है। तो मोर्टेलिटी की कम होने की वजूहत यही होती हैं, या तो सीमेन वॉल्यूम कम है, या सीमेन जो है उसके अंदर जो है इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कहाँ हो सकती है? एपिडिडिमिस में एपिडिडिमाइटिस, पेशाब की नाली में यूथराइटिस, इसके बाद आपके प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। ये जो इसके बाद है वेरिकोसील, हाइड्रोसिल, ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी का बायस बन सकती हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हो सकता है आपकी गाड़ी की सीट बड़ी गर्म है, इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं, आप तंदूर में काम करते हैं, होटल में हर वक्त खड़े रहते हैं, रेस्टोरेंट में खड़े रहते हैं, तो ये जो पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी के केसेस होते हैं उन लोगों के होते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो गर्म होता है, जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, रेडिएशन होती है, लैपटॉप रख के काम कर रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, गर्म जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये इसकी काजिंग फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मिनरल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल करके, इन्फेक्शन का ख़त्मा करके इसकी जो है ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप 2-3-4 फॉलोअप करें ताकि आपकी इन्फेक्शन कम्प्लीटली क्योर हो, आपका मसला हल हो। तो आपको डॉक्टर फिर एडवाइस करता है ठीक है अभी आपकी सीमेन रिपोर्ट ठीक है, अभी आप जाके जो है कंसीव करने के लिए कोशिश करें। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके जो है आपके इल्म में, आपके तजर्बे में इजाफा करेगा। तो की पॉइंट ये है कि आपकी स्पर्म वॉल्यूम बेहतर होना चाहिए, उसके बाद आपका टोटल स्पर्म काउंट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर टोटल स्पर्म काउंट आपका कम है तो वो भी एक रीज़न होती है आपकी पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी की, ठीक है। तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने की मेडिसिन देते हैं ताकि स्पर्म मोर्टेलिटी बढ़े। स्पर्म काउंट कम है तो वो भी एक काज होती है आपकी पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी की, तो फिर उसके लिए हम स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं। अगर उसके साथ इन्फेक्शन है तो उसकी डायग्नोज करते हैं कि इन्फेक्शन क्या है, उसका स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद सीमेन की जो है उसका जो कल्चर है वो होता है, तो उसकी हिस्ट्री, पास मेडिकल हिस्ट्री, इलामात, कैफियत सबको ले कर फिर उसकी ट्रीटमेंट तजवीज़ की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफा करेगा। अगर आपका कोई इशू है तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।